हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 34 का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है वैगन रिपेयर शॉप रायपुर का है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पहले जो भी टेस्ट हुआ है उसमें CNW या कैरिज वर्कशॉप का क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने टेस्ट कराया है, लेकिन कुछ लोग जो है केवल वैगन रिपेयर शॉप में है तो उन लोगों को लिए भी क्वेश्चन मिलना चाहिए, इसलिए वैगन रिपेयर शॉप का मैंने क्वेश्चन इस टेस्ट में मैंने दिया है। इसलिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वैगन से ही है। बहुत लोग जो है कमेंट किए हैं कि सर केवल वैगन का क्वेश्चन था, मैं उतना नहीं बना पाया हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो कैरिज में है वो बैगन के कहाँ से बना पाएंगे, ठीक है, या जो बैगन में है वो कैरिज कैसे बना पाएंगे, थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। इस बात को मैं समझता हूँ, इसके लिए कोई बात नहीं है। आगे टेस्ट तो होते रहेंगे, इसलिए CNW वाले में दोनों ही आते रहते हैं। चलिए देर न करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें कि BVZI बैगन की POH अवधि क्या है। ठीक है, इसका POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग इसका पूछ रहा है। तो BVZI का POH जो है 2 साल पर होता है। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन डायमेंशन वाला है, ठीक है ना, यानी अंक में 100 क्वेश्चन याद करने वाला रटने वाला ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन है। वैगन का PDF जो क्या बोलते हैं, वैगन डायमेंशन वाला जो मैंने PDF जो दिया है उसको विशेष करके पढ़ेंगे, उसमें सारे चीज़ दिया हुआ है। जिनको वैगन का डायमेंशन वाला PDF नहीं मिला है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, उनको PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो विशेष करके इसमें रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए आगे क्या करें कि बीजी ट्रैक पर व्हील गेज क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी बीजी का मतलब हुआ ब्राउंड गेज। ठीक है, तो ब्राउंड गेज पर जो है 1676, तो बहुत पहले से आप जानते आ रहे हैं कि ब्राउंड गेज का दोनों मतलब 1676 mm उसकी मतलब एक दूसरे के दोनों लाइन के बीच की दूरी होती है। ये स्टैंडर्ड हो गया। और अधिकतम अगर पूछता है तो देख रहे हैं +-1 दिया हुआ है। अधिकतम +2 हो जाता है, -1 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर अधिकतम अगर क्वेश्चन में अगर अधिकतम आ जाता है तो ये कंडीशन में होता है। लेकिन आपका स्टैंडर्ड पूछा है यहाँ पर 1676 होगा। ये सब रट जाइएगा, एकदम रटने वाला सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा RDSO तकनीक पंफलेट की BOBRN बैगन का संचालन और रख रखाव के लिए। देखिए BROBN बैगन की बात किया है, इसके संचालन के लिए रख रखाव के लिए RDSO का कौन सा पंफलेट है। देखिए इसके बाद मैं पंफलेट वाला भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसका टाइपिंग चल रहा है, PDF भी बनेगा। ठीक है, तो ये है आपको G73। ठीक है, कौन सा है, G73। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसाव के लिए डोम सिलेंडर का परीक्षण किस दबाव में किया जाना चाहिए। ठीक है, किस दबाव में किया जाना चाहिए। तो डोम जो होता है इस सिलेंडर का रिसाव उसाव के लिए परीक्षण जो टेस्ट जो किया जाता है 6 kg/cm² पर किया जाता है। ठीक है, ये अंक में सब दिया हुआ है, एकदम ही रट जाना है। ठीक है, 5 में देखिए कि बॉक्सन HL बैगन का लोडेड स्थिति में पिस्टन स्ट्रोक, लोडेड स्थिति में, ठीक है ना, बॉक्सन HL का। तो देखिए ये जो दिया है खाली स्थिति में इम्पीटी कंडीशन में दिया है, ठीक है ना, लोडेड में 120 +-10 होता है। ठीक है, तो पिस्टन स्ट्रोक के बारे में जो है क्या बोलते हैं, बॉक्सन जो है HL था। ठीक है, और अगर BCN भी रहता है यहाँ पर, ठीक है, BCN HL, ठीक है, तो उसका भी मतलब खाली स्थिति में 85 ये हो जाता है, खाली स्थिति वाला हो जाता, खाली मतलब इम्पीटी कंडीशन में। और लोडेड कंडीशन में जो है, लोडेड कंडीशन में जो है BLC और बॉक्सन HL दोनों का, ठीक है, ये जो है 120 mm मतलब +-10, ठीक है ना, ये होता है। तो HL की बात किया गया है, बॉक्सन HL का बात किया गया है। ठीक है, अगर बॉक्सन केवल रहा था, उसमें HL नहीं लगा रहा था, बॉक्सन या बॉक्सन HS या BCN अगर रहता, ठीक है, उसमें BCN HL नहीं रहता मतलब, ठीक है, तो उसका जो है आपको खाली स्थिति में 85 mm इम्पीटी कंडीशन में 85 mm +-10 और लोडेड कंडीशन में 130 mm +-10 हो जाता। ठीक है, तो किसका किसका है, आवाज सुनिए, लिखिए। बॉक्सन, HS, BCN, BCN HS, BCN A,
VRN, VRNA, PTP, GLN, इस सब का जो है इतना होता है, ठीक है, लोडेड और इम्पीटी कंडीशन में, ठीक है। और बॉक्सेन HL और BCNHL का तो आप देख ही लिए, ठीक है। अब ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है BLC का, ठीक है, BLC, ठीक है, BLC या आप यहाँ पर लिख सकते हैं BLL, ठीक है। इसका जो है खाली स्थिति में जो है, खाली स्थिति में 95 mm लगा हुआ है इसमें, ठीक है, 95 mm ±10 होता है। और लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में इसी का ही 120 ±10 mm, ठीक है ना। ये जो है क्या बोलते हैं BLC और BLL का होता है, ठीक है। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और एक ज्यादातर पूछा जाता है BTPN का, BTPN, ठीक है। तो इसका जो है मतलब पिस्टन स्ट्रोक, मैं क्या बता रहा हूँ, सब पिस्टन स्ट्रोक बता रहा हूँ, ठीक है। तो BTPN का जो है 87 ±10, ये कौन सा कंडीशन में है, इम्पीटी कंडीशन में, ठीक है ना, इम्पीटी कंडीशन में। और लोडेड कंडीशन में 117 ±10, इस सब में MM लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो एक BTPN का पूछा जाता है, ठीक है ना, और सब जो है जान ही रहे हैं, ठीक है। और BBZC का भी पूछ दे, BBZC तो हमेशा खाली ही रहता है, इसलिए खाली का ही बताया जाता है, ठीक है। BVZC, इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 70 ±10 mm होता है, ठीक है। BVZC, अब BV एक होता है BVZI, ठीक है ना, BVZI, ठीक है। तो इसमें जो है BMBC वाला रहता है ये थी सिलेंडर, तो इसका तो 32 ±1 mm हो जाएगा BVZI और BVZC में। देखिए लिख लीजिएगा दोनों एक साथ है, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मिग वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए मिग है, मिग का फुल फॉर्म हो जाता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इनर्ट गैस में आप जानते हैं कि आर्गन एंड हीलियम होता है, ठीक है, आर्गन और हीलियम, ठीक है, आर्गन और हीलियम होता है। तो इनर्ट के रूप में आर्गन और हीलियम को लिया जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये चेक कराया है CO2, क्योंकि वहां भी एक ही चेक हुआ है जहां से क्वेश्चन आया था। तो इस तरह भी आ जाए तो आप CO2 मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि MIG होता है, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें अब जब हम आर्गन, आर्गन एयर और HE, यानी मतलब कि आर्गन और हीलियम का जब हम गैस का प्रयोग करेंगे तब हम इसको मिग कहेंगे, यानी मिग वेल्डिंग, ठीक है, इनर्ट गैस। और जब हम एक्टिव गैस का जब प्रयोग करेंगे, यानी एक्टिव गैस के रूप में, एक्टिव गैस के रूप में हम जो है CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो CO2 गैस का जब हम प्रयोग करेंगे तब यह कौन सा वेल्डिंग कहलाएगा, MAGW, ठीक है, यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है ना। तो जब हम CO2 का प्रयोग करेंगे तब क्या कहलाएगा, मैग वेल्डिंग, ठीक है ना, MAG, ठीक है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि CO2 का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि आर्गन और हीलियम गैस जो है खर्चीला गैस है, महंगी गैस है, ठीक है। और CO2 जो है खर्चीला उतना नहीं है, महंगी नहीं है, और वेल्डिंग में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए आजकल आर्गन और हीलियम के जगह पर आपको CO2 गैस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया, एक होता है TIG, टिग वेल्डिंग, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें भी इनर्ट के रूप में जो है आर्गन और हीलियम गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, आर्गन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है टंगस्टन, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इस दोनों में मिग और आता है MIG और TIG, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि किस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का उपभोज नहीं होता है, ठीक है,
इलेक्ट्रोड का उपभोज नहीं होता है, अर्थात खपत नहीं होता है, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किस वेल्डिंग में कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है और किस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, ठीक है। कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का मतलब ये हो गया कि खपत, यानी उपभोज मतलब कि मतलब कि उसकी गलन हो, खपत हो, ठीक है। तो कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो है, कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का जो है मिग वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। नॉन कंज्यूबल इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है उसमें हम टिग वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो टिग वेल्डिंग हो जाएगा। किस वेल्डिंग में कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं यानी इलेक्ट्रोड जो है जिसकी खपत होता है तो वो हो जाएगा मिग वेल्डिंग, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉक्सिन का अधिकतम पहिया व्यास कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 7 के अधिकतम, बॉक्सिन वैगन का अधिकतम जान ही रहे हैं कि न्यू साइज जो है 1000 होता है और 906 जो है 906 जो है कंडमिंग साइज होता है, ठीक है ना। कंडमिंग साइज 906 होता है और अधिकतम अर्थात न्यू साइज जो है 1000 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सब डायमेंशन वाला है, एकदम रट लीजिएगा इसको। 8 नंबर में एयर ब्रेक सिस्टम में रिसाव के लिए पाइप और जोड़ों किस दबाव में परीक्षण किया जाता है। तो देखिए जो पाइप का जो जोड़ा जो मतलब जोड़ा जाता है एक जगह पर, तो यहाँ पर जो आप जानते हैं बीपी का प्रेशर जो है, बीपी का प्रेशर 5 केजी होता है और एफपी का प्रेशर जो है 6 केजी होता है, 6 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब हम जोड़ते हैं तो अधिकतम प्रेशर दे करके इसको हम चेक कर लेते हैं ताकि इतना प्रेशर जो है आएगा तो यह रिसाव न हो, ठीक है ना। तो आपको यह 6 केजी पर सीएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षण के समय में उतना करके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि बीएलसी वैगन, देखो वैगन लिखा गया है, वैगन के लिए अधिकतम स्लैंक लेस ड्रावार की ऊंचाई कितना होता है, ठीक है। तो यह होता है 845 कितना होता है 845 अंक वाला है, सब रट दीजिए एकदम। कह रहा है सेंटर बफर कपलर के लिए फ्री इन सर्विस अधिकतम सीमा क्या है, ठीक है। तो देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारे बैगन से है, ठीक है। इसमें जो है कैरेज वाले कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में फर्क है कि फ्री इन सर्विस, फ्री इन एकदम फ्री रहना चाहिए, फ्री इन सर्विस में अधिकतम सीमा क्या है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 10 ठीक है, फ्री सर्विस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेक की संरचना डैश बैगन के बदलाव दी जाए तो बीपीसी की अमान्य हो जाए। कहने का मतलब है कि रेक की संरचना में कितना बैगन अधिक अगर हम जोड़ देंगे, कम कर देंगे, मतलब बदलाव यहाँ पर है, बदलाव कर दी जाए तो बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एक अधिक, तो एक और इसमें अगर बैगन हम जोड़ देते हैं, बदल देते हैं संरचना में तो बीपीसी की वैधता मान्य रहेगा। लेकिन दो या दो से अगर अधिक हम डाल देते हैं इसमें बैगन, यहाँ पर हम 2 बैगन डाल देते हैं तो बीपीसी की वैधता जो है अमान्य हो जाएगी, ठीक है। वह यहाँ पर लिखा है बी नंबर में कि 2 एंड मोर मतलब कि 2 और अधिक, यानी 2 से अगर अधिक हम बैगन को उस संरचना में मतलब उस रेक में अगर हम डाल देते हैं, प्लस कर देते हैं तो बीपीसी की वैधता कम हो जाए, मतलब अमान्य हो जाए। क्योंकि 2 बैगन को जोड़ने पर बैगन की बीपीसी की वैधता पर फर्क पड़ता है ब्रेक पावर में, ठीक है ना। इसलिए जब परीक्षण किया गया था तो जितना रेक था उतना ही का परीक्षण किया गया था, 2 अगर बढ़ा देते हैं तो बीपीसी की वैधता अमान्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एंटी रोटेशन लॉ का आकार कितना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए सब में 16 है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद क्या रखना है 210, ठीक है ना। जब एक टाइप का ऑप्शन मिल जाए तो 16 तो ध्यान में रहेगा कि हाँ 16 गुना 16 है, ठीक है ना। लेकिन हमको याद क्या रखना है तो 210 में जो है 16 गुना 16 है, चाहे वो ABC ऑप्शन कहीं भी दे दे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रीमियम परीक्षण रेक की वैधता क्या होता है। प्रीमियम देखिए क्वेश्चन हर एक सेट में लगभग आ ही जाता है, ठीक है। प्रीमियम के लिए पूछा है, प्रीमियम परीक्षण की रेक की वैधता क्या होता है तो 12 + 3 डेज, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन। बैगन वाले भाई ध्यान से सबको देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है।
चलिए 15 नंबर में क्या करें कि रन टेस्ट के दौरान किसी भी समय क्लोज सर्किट यानी सीसी रेक की बात किया है, ठीक है। क्लोज सर्किट रेक चलने वाली एयर ब्रेक मालगाड़ी की स्वीकार्य ब्रेक पावर क्या होती है। जब रनिंग पीरियड में रहता है, रन के दौरान, उस वक्त ब्रेक पावर जो है कितना होता है यह बात किया है, तो उस समय जो है 90% होता है। लेकिन ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर पूछे या नोडल पॉइंट पर अगर पूछता है तो 100% होगा, ठीक है। लेकिन यह रनिंग स्थिति में कह रहा है तो 90% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ई, देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास ई 6 इंच गुने 11 इंच सीटीआरबी का अनुमानित वजन कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटीआरबी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग जो एलएचबी में प्रयोग किए जाते हैं और वैगन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एलएचबी और वैगन में सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है, जबकि आईसीएफ में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सीटीआरबी का कितना वजन होता है, तो 34.3 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% नोट करेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि बेयरिंग का तापमान सेंटीग्रेड से अधिक हो तो बैगन का वाहन सेवा से हटा देना चाहिए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत मैं डिटेल से बताता हूं, इसलिए कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो है ज़्यादातर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं दोनों वालों को बता देता हूं, आईसीएफ यानी कोचिंग स्टॉक और गुड स्टॉक दोनों के लिए, ठीक है। तो मैं पहले कोचिंग स्टॉक के लिए हम बताते हैं, फिर उसके बाद में मैं गुड्स स्टॉक के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो कोचिंग स्टॉक में क्या होता है कि अगर 10 डिग्री तापमान रहता है बेयरिंग का तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर 10 डिग्री अगर सेंटीग्रेड अगर बेयरिंग का तापमान, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में आपका, यदि बेयरिंग का तापमान सेंटीग्रेड इतना सेंटीग्रेड से अधिक है, ये डायरेक्ट बेयरिंग की तापमान पूछा है, ठीक है ना, कि कितना डिग्री से, ये अंतर ये सब कुछ नहीं किया है, ठीक। यह है, यह क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक मतलब लास्ट स्थिति में कितना डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो हम इसको बदल देंगे। तो ये आपका आंसर 90 डिग्री है, और कैसे 90 है तो हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आप कोचिंग स्टॉक का देखिए, तो मैं कोचिंग स्टॉक का मैं क्या बता रहा हूँ, एक ही एक्सल पर दो बेयरिंग के बीच की तापमान, ठीक है। एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग के बीच के तापमान में अंतर, ये मैं बात बता रहा हूँ अभी कोचिंग स्टॉक का, ठीक है। तो दोनों एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग के तापमान में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहता है तो हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहता है दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर एक ही एक्सल पर, ठीक है, अंत अगर होता है तो अगले CNW को हम सूचित करेंगे। अगले CNW को हम सूचित करेंगे कि इस बेयरिंग का तापमान मतलब 10 से 15 डिग्री के तापमान के बीच के अंतर है, ठीक है। सूचित कर देंगे, फिर अगला वाला उसको जांचेगा कि शायद कम या ज्यादा तो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर अब यहाँ पर 15 डिग्री, चाहे इसको 16 लिखिए, ठीक है। 15 डिग्री तो यहाँ हो गया, 16 डिग्री से अगर 20 डिग्री अगर तापमान अगर नापता है कहीं, कोई भी अगर रहता है एक ही एक्सल के बीच तापमान, एक ही एक्सल के दोनों बियरिंग के तापमान में अंतर, तो हम CNW जहां से या मतलब जांच हुआ है पीछे, ठीक है ना, वहां के स्टाफ को बुलाकर दिखवाएंगे कि इसका बेयरिंग का तापमान जो है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, आपने कितना मतलब जांचा था वहां पर, अभी कितना है, मतलब उससे हम कंफर्म करेंगे जहां पर पीछे CNW को मतलब मापा गया था। लेकिन इसके जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर इसके बीच में अंतर आता है तो हम CNW जहां से इसकी जांच हुआ था वहां से स्टाफ को बुलाकर हम दिखवाएंगे, ठीक है। अब आता है 20 डिग्री, ठीक है, तीसरा पोजीशन में आता है 20 डिग्री से अगर अधिक अगर दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट के मतलब है कि हम अलग कर देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे इसको हम, ठीक है। तो ये हो गया आईसीएफ नहीं बशर्ते कोचिंग स्टॉक के लिए, जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है कि बेयरिंग का तापमान कितना डिग्री से अधिक अगर हो जाए तो हम बदल देंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री जो दिया है तो वैगन के लिए दिया है कि लास्ट स्थिति 90, उसी प्रकार कोचिंग स्टॉक में लास्ट स्थिति अगर 90 डिग्री से अधिक अगर तापमान पाया गया तो हम उस कोच को या उस बोगी को हम आइसोलेट कर देंगे, उसमें से हम निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया आपको कोचिंग के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बैगन के लिए यानी गुड स्टॉक के लिए, ठीक है। तो गुड स्टॉक में क्या होता है, यहाँ पर इनका शुरू होता है यानी 60 से 65 डिग्री,
60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही एक्सल पर बेयरिंग का, ये एक्सल मान लीजिए, ये बेयरिंग मान लीजिए, ठीक है। एक ही एक्सल पर बेयरिंग का तापमान में अंतर, ठीक है। 60 से 65 डिग्री के बीच में अगर अंतर अगर रहता होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट CNW मतलब जहां भी CNW नेक्स्ट मतलब आगे जो भी आएगा वहां पर चेक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट CNW, ठीक है। नेक्स्ट CNW जो भी आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जब 60 से 65 डिग्री के बीच रहता है, ठीक है। और 65 से 90 डिग्री के बीच में अगर एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग के तापमान में अगर अंतर मिल गया आपको, तब हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में, उस केस में नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आगे TXR, TXR ये जो है जांच पॉइंट का नाम है। TXR पॉइंट जो होगा वहां चेक किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी सेक्शनल कंट्रोलर जो होंगे उनको सबको हम सूचित कर देंगे कि इस बियरिंग का तापमान जो है 65 से 90 डिग्री के बीच जो है तापमान हो चुका है, ठीक है ना। तथा जितने भी स्टेशन मास्टर जो भी होंगे सबको हम सूचित कर देंगे कि इस बियरिंग का तापमान जो है बोगी नंबर इतना का, इस बियरिंग का तापमान जो है 65 से 90 डिग्री के बीच जो है तापमान हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा पोजीशन इसमें आता है जो आपके क्वेश्चन में है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक पाया जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट का मतलब ये हो गया कि हम उसको अलग कर देंगे, ठीक है। बात जहां तक है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर 90 डिग्री से अधिक होता है तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कैरिज और बैगन वाले दोनों आदमी जो है कंफ्यूज करने जाते हैं, जो दोनों पढ़ते हैं कि कैरिज में कुछ अलग पढ़े, इसमें कुछ अलग पढ़े, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को बता दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सेंटर लेथ मशीन द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन सा है जो लेथ मशीन के, सेंटर लेथ मशीन के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो टर्निंग तो होता ही है, ड्रिलिंग भी हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन इंटरनल थ्रेडिंग जो है नहीं होता है सेंटर लेथ मशीन से, ठीक है। इंटरनल थ्रेडिंग जो है, इंटरनल थ्रेडिंग जो है हम टेप के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, टेप के द्वारा, टेप के द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्टोर में वाइटल वस्तु के, वाइटल देखिए, वाइटल मतलब ऐसे तो इंपॉर्टेंट का भी हिंदी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वाइटल का भी हिंदी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो स्टोर में कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण वही है जो चीज नाजुक होगा, ठीक है ना। नाजुक का मतलब होता है कि जरा सा उसमें चोट घोट लगने पर टूट जाए, ठीक है ना। उसको हम लोग जो है वाइटल वस्तु हम लोग कहते हैं, जो सबसे अधिक मतलब नाजुक हो, टूटने की संभावना हो, जैसे कांच यानी शीशा, ठीक है ना। तो उस जो है ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु हो जाता है स्टोर में, उसको बहुत अस्थिर जगह रखा जाता है, इसलिए उसको ध्यान से रखा जाता है। महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है, जो बहुत नाजुक हो, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि CLW प्रोत्साहन योजना प्रणाली कहां पर लागू की गई थी। CLW जो है प्रोत्साहन सबसे पहले जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में लगाया गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लेंगे और रट भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा मिटाइए पहले। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में क्या कह रहा है कि CLW प्रोत्साहन योजना में निर्धारित प्रत्येक ऑपरेशन में लगने वाले लाभ की अधिकतम सीमा क्या है, ठीक है। तो ये लाभ की बात किया गया है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपको 33% होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें जो है CLW प्रोत्साहन योजना में निर्धारित प्रत्येक ऑपरेशन में लगने वाले लाभ अधिकतम सीमा क्या है, ठीक है। तो 33.33 होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है हमने चेक करा दिया है C नंबर, ठीक है। तो हमारे समझ से नहीं होना चाहिए, ये जो है 33% होना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि मैंने 50% चेक कराए हैं, ठीक है। मान लेते हैं टाइपिंग में थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ हो ही जाता है। आप लोग तो एग्जाम जहाँ देते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी जहाँ बैठ करके क्वेश्चन सेट करते हैं या आंसर शीट तैयार करते हैं, उन लोगों से थोड़ा बहुत मिस हो जाता है। खैर हम तो एक आम आदमी हैं, ठीक है ना, आप लोग की तरह कर्मचारी। तो मेरे समझ से 33.33 होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में 50% आप लोग को शायद चेक कराया गया है, ठीक है। तो इसको रख देंगे, इसको आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22
22 में क्या कह रहा है कि GIS प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, यह बात यह कह रहा है। तो दुकानों और अनुभागों को बेहतर, दुकान का मतलब शॉप, देखिए हिंदी में कर दिया है शॉप एंड सेक्शन, शॉप एंड सेक्शन, ठीक है। सेक्शन को बेहतर मतलब उत्पादन प्रदान करना, कारीगरी गुणवत्ता में सुधार करना, मानव शक्ति अनुपात में सब में सुधार करना, इसका ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को सुखाने की प्रक्रिया क्या है, तो ये है ओवन विधि, ठीक है ना। ओवन विधि द्वारा जो है इसको हम लोग, या ओवन में इसको हम लोग गर्म करके, मैं कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग से 1-1.5 घंटा पहले, ठीक है, वेल्डिंग से 1-1.5 घंटा पहले ओवन में हम लोग रख देते हैं इलेक्ट्रोड को, ताकि वो पूरी तरह सूख जाए, तब जा करके हम लोग उसको मतलब कि वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। लिखा है कि उपयोग करने से पहले 1 घंटे पहले के लिए ओवन में 110 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, मतलब इतना पर रख करके उसको हम पहले नमी को सुखा लेंगे, उसके बाद हम उसका उपयोग करेंगे। ओवन एक मतलब मशीन होता है, उसमें जो है मतलब उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि मैग्नी स्टील लाइनर को स्टील कास्टिंग से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड के किस वर्ग का उपयोग किया जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नीज स्टील की बात किया है, ठीक है, इसको मतलब जोड़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया MS, ठीक है, माइल्ड स्टील वाला इलेक्ट्रोड का हम लोग प्रयोग करेंगे, MS यानी माइल्ड स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन ऑक्सी एसिटिलीन गैस का हिस्सा नहीं है, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ये तो है, सिलेंडर रहेगा तभी तो कटिंग होगा। अब क्या लिखा है, एसिटिलीन गैस रेगुलेटर, रेगुलेटर तो 100% होना चाहिए, नहीं तो गैस लीक कर जाएगा। आर्गन गैस और कटिंग ब्लो पाइप, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, आर्गन गैस जो है यह कटिंग के रूप में प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आर्गन गैस जो है वेल्डिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो मिग वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, टिक वेल्डिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं, कटिंग के लिए आर्गन गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि PAC, ठीक है, PAC मदों की खरीद डैश निविदा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो पहले ये बात मैं बता दूं आप लोगों को, एक जैसे आपने देखा PAC, ठीक है, तो PAC जो है यह सिंगल टेंडर के लिए मतलब कि आधार पर किया जाता है, या क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि PAC किससे संबंधित है, PAC किससे संबंधित है, तो सिंगल टेंडर से संबंधित है, ठीक है। और एक होता है ABC, ठीक है, ABC, तो ABC क्वेश्चन आता है कि किससे संबंधित है, आप लिख लीजिए इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है, किससे संबंधित है, इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है। और एक आता है AAC, यह किससे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, इसको 100% आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यह है स्टॉक आइटम से संबंधित है, ठीक है, स्टॉक जो है स्टॉक आइटम से संबंधित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ही तो क्वेश्चन सिंगल टेंडर PAC किससे संबंधित है, तो सिंगल मतलब निविदा के आधार पर यानी सिंगल टेंडर से संबंधित है। और क्या बोलते हैं ABC किससे संबंधित है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है। और AAC किससे संबंधित है, तो स्टॉक आइटम से संबंधित है। यह 3 जो क्वेश्चन जो है मेरे स्टोर वाला PDF जो VVI जो बनाए हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन है उसमें, वो PDF जिनको दिए हैं अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, उसमें हम सारे चीज को बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं, ठीक है, या वीडियो जाकर देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग दोष नहीं है। देखिए वेल्डिंग दोष से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वेल्डिंग दोष जो ज्यादातर जो क्वेश्चन वेल्डिंग दोष से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-5 को पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वेल्डिंग दोष तो वेल्डिंग का मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। वेल्डिंग दोष दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए कि वेल्डिंग दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ क्वेश्चन है आपको 27 नंबर, कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, बाह्य दोष या ऊपरी दोष भी कह सकते हैं, अंतः या अंदरूनी दोष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक में क्या हो गया बाह्य दोष और
दूसरे में हो गया अंतः दोष या आंतरिक। ठीक है, तो बाह्य दोष में भी बहुत सारे दोष आते हैं, जैसे दरार होता है, ऊंची नीची बीड हो जाता है, छिड़काव मतलब स्पैटर हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, किनारा मतलब पिघल जाता है, मतलब अंडर कट हो जाता है ना, टेढ़े मेढ़े जोड़ हो जाते हैं। ठीक है, या सतही संधारता जिसको हम लोग बोलते हैं, सरफेस पोरोसिटी जो है वो भी हो जाता है। ये जो है जितना मैंने अभी बताया, ये जो है बाह्य जो है सब दोष हो जाता है। ठीक है, और आंतरिक दोष जो है, आंतरिक संरंध्रता माने पोरोसिटी संरंध्रता का इंग्लिश होता है सांद्रता। ठीक है ना, तो आंतरिक सांद्रता हो जाता है, धातु अंतर्वेशन मतलब स्लैंग जो है अंदर फंस जाता है, धातु कम पिघलता है या गलन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है आंतरिक है। ठीक है ना, लेकिन जो मुख्य जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्डिंग दोष। ठीक है, तो एक आता है आपको क्या बोलते हैं इसको, क्रेक। ठीक है, क्रैक्स। ठीक है, क्रैक्स जो है बाहर दोष, बाहरी दोष आपको जो देखने को मिलता है क्रैक्स, तो क्रैक्स आ जाती है। ठीक है, तो क्रैक्स मतलब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड के द्वारा यह कार्बन और सल्फर जो मिला जो रहता है, जो देखिए जब हम वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उस स्थिति में, वेल्डिंग करने की स्थिति में उसी समय इलेक्ट्रोड जो है कार्बन और सल्फर मिलकर जो है एक कंटेंट मतलब बना लेता है। ठीक है, मिल जाता है, बना लेता है, जिससे वेल्डिंग में जो है मतलब क्रैक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नीज मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिला दे तो दरारें रुक जाती है। ठीक है, तो क्रैक भी जो है दो प्रकार का होता है, हॉट क्रैक और कोल्ड क्रैक। ठीक है ना, तो हॉट क्रैक किसे कहते हैं, जब हम किसी मेटल या जॉब को वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद या तुरंत बाद जो क्रैक आ जाता है उसे हम हॉट क्रैक कहते हैं। ठीक है, और कोल्ड क्रैक किसे कहते हैं, मतलब कि वो जब वेल्डिंग हो जाता है ना, तो वेल्डिंग के 10 से 15 दिन बाद, मैंने हॉट क्रैक जो बताया यानी गर्म वाला, तो वेल्डिंग करने के तुरंत बाद क्रैक हो जाता है, वो हॉट क्रैक हो गया। लेकिन कोल्ड क्रैक उसे कहेंगे जो 10 से 15 दिन यानी वेल्डिंग करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद जो क्रैक उत्पन्न हो जाता है उसे हम कोल्ड क्रैक कहते हैं। ठीक है ना, जो मेटल के स्ट्रेंथ वो क्यों होता है, जो मेटल स्ट्रेंथ मतलब मान लेते जब वेल्डिंग करते हैं तो मेटल जो है थोड़ा मतलब नर्म हो जाता है, पिघल करके थोड़ा आंतरिक संरचना में थोड़ा मतलब फैल जाता है। लेकिन जब वो ठंडा होता है ना तो उसमें टेंसाइल मतलब तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, वो उत्पन्न होता है और सिकुड़ता है, जब सिकुड़ेगा, जब ठंडा होगा तो वह छोड़ देगा, मतलब कि क्रैक उसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए, क्रैक्स को बचने के लिए पहले हम लोग फ्री हीटिंग करें। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक करके, छांट करके, मतलब रोक रोक करके अपना से क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे अभी हमने बताया कि इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्वेश्चन बना लीजिए कि रोकने की विधि क्या हो गया, चाहे रोकने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसको पहले हम फ्री हीटिंग करेंगे, यानी जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उस मेटल को पूरा हीट कर देंगे ताकि पूरी जितना नरम होना है हो जाए। अब उसके बाद हम मतलब कि प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग करेंगे और फिर धीरे धीरे ठंडा करना होगा, उसको धीरे धीरे ठंडा कीजिए आप, उसके बाद में क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपको क्रैक्स, यानी यह एक दोष है क्रैक्स का जिसके बारे में आप जान गए। ठीक है, अब एक होता है पोरोसिटी या ब्लो होल, जो आपके ऑप्शन में एक है। ठीक है, ब्लो होल्स, इसको हम पोरोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, पोरोसिटी, प्रो सिटी। ठीक है, पोरोसिटी या ब्लो होल भी इससे कहते हैं। तो पोरोसिटी या ब्लो होल क्या है इसके बारे में आप जानिए, इसका मुख्य कारण पहले क्या है ये आप जानिए। इसका मुख्य कारण जो है इसका मुख्य कारण क्या है, गैस है। ठीक है ना, कौन सा गैस है ये भी आप जानिए। ठीक है, तो इस तरह का ठेठ भाषा में बता दे, तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना तो उसके अंदर में कुछ गैस जो है फंस जाता है, और जब वेल्डिंग करने के बाद में जब वेल्डिंग ठंडा होता है तो गैस बाहर निकलती है, और जब बाहर निकलेगी तो निश्चित है कि वहां पर होल हो जाएगा। ठीक है, ये ठेठ भाषा में तो आप जान लिए ब्लो होल पोरोसिटी, लेकिन अगर शुद्ध रूप से अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि इसका मुख्य कारण गैस है। वह कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, N2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O2।
ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस जो है जब हम जो है फिलर मेटल से वेल्डिंग करते हैं तो उस समय तीनों गैस उत्पन्न होता है। ये तीनों गैस जो हमने बताया, ये तीनों गैस उत्पन्न होता है, ठीक है, या उत्पन्न होता है या इंटर कर जाता है अर्थात प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और बाद में जब हम ठंडा करते हैं तो यह गैस बाहर निकलता है, ठीक है, और जॉब के अंदर होल बना देता है। तो हम इसको हम लोग ब्लो होल कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ब्लो होल कब कहेंगे? जब यह छोटा छोटा कम मात्रा में होता है तो हम इसको ब्लो होल कहेंगे। जब हम देखिए, जब हम यह होल जो हो जाता है जब बड़ा हो जाएगा तो हम इसको ब्लो होल कहेंगे, और जब ये छोटा छोटा अगर रहता है होल छोटा छोटा तो हम उसको पोरोसिटी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? पोरोसिटी। और उसी वही होल अगर जब बड़ा हो जाए तो हम उसको हम ब्लो होल कहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए ठेठ भाषा में, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस स्थिति में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, हीलियम कह रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यह तीनों गैस उत्पन्न होता है और उसमें इंटर कर जाता है, यानी प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद में कहने का मतलब वेल्डिंग जब ठंडा होता है तो वो बाहर निकलती है, जिससे होल हो जाता है इसमें, ठीक है। अगर बड़ा होल हो गया तो उसको हम ब्लो होल कहेंगे, और छोटा छोटा अगर होल है तो हम उसको मतलब पोरोसिटी कहेंगे, ठीक है। चलिए, जहां तक विश्वास है कि पोरोसिटी और ब्लो होल के बारे में आप समझ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आप आता है स्लैंग इंक्लूजन। स्लैंग इंक्लूजन में क्या होता है कि बेल्ट धातु से, देखिए हम यहाँ पर वेल्डिंग दोष हम पूरा चैप्टर ही मेन पढ़ा दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि वेल्डिंग का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मैं वीडियो को रोक करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को वेल्डिंग का मैंने बनाया है 2-3 वीडियो, लेकिन ये चीज़ हम आप लोग को नहीं बताया, इसलिए वेल्डिंग दोष का वीडियो नहीं बना है, वेल्डिंग का बना है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग दोष से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको ये बताना पड़ रहा है। एक होता है, दूसरा में क्या होता है? स्लैंग इंक्लूजन, ठीक है। तो वेल्ड धातु में बाहरी अधातु या गंदगी या धूल मिट्टी अगर रह जाती है तो उसमें जो है स्लैंग इंक्लूजन हो जाता है, उसे स्लैंग इंक्लूजन कहते हैं। ठेठ भाषा में आप भी जान सकते हैं कि जो मेटल या जिस पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं अगर साफ सुथरा नहीं है, इस पर कोई मेटल या गंदगी या धूल कण कुछ भी हो, तब यहाँ से जब वेल्डिंग कीजिएगा तो वह जो धूल कण जो है उसके अंदर फंस जाएगा, या मेटल कोई है तो फंस जाएगा, उसी को हम स्लैंग इंक्लूजन कहते हैं। तो इसका निवारण हम क्या करेंगे कि साफ सुथरा करके हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्लैंग इंक्लूजन, ठीक है। और दूसरा दोष आता है यह, फिर उसके आगे का स्पेटर, ठीक है। स्पेटर क्या होता है कि जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस समय फीलर धातु छिटक करके इधर उधर छोटी बड़ी गोलियों के रूप में बिखर जाता है, ठीक है ना, और वेल्डिंग बीड के आसपास जो है जब पर चिपक जाता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग जब यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर छोटी बड़ी जो है, छोटी बड़ी मतलब कि क्या बोलते हैं, छिटकता है इसमें से गोली के रूप में, जाकर के बीड पर कहीं ना कहीं जाकर के मेटल पर चिपक जाता है, ठीक है ना, बिखर करके बीड के मतलब आसपास जो है चिपक जाता है, तो उसे हम स्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण होता क्या है कि इलेक्ट्रोड का कोटेड ना होना, मतलब इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर एक लेपित होता है जो वह कोटेड नहीं रहता है। और उसकी दूसरी कारण है कि लंबी आर्क, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर प्लेट है और इतना ही पर अलग हटा करके गैप दे करके आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो लंबा आर्क जब दीजिएगा गैप हो जाएगा तभी जो है फड़फड़ाने लगेगा और स्पेल्टर जो है छिटा मुट्टा मतलब छिटकने लगेगा। तो यह जो है आपको स्पेल्टर, इसी को हम स्पेल्टर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ओवरलैप। ओवरलैप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अति व्यापन, ठीक है। ओवरलैप क्या होता है? तो ओवरलैप से ऐसे भी आपको, ओवरलैप का मतलब ऐसे भी आप समझिएगा कि अगर वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग करते में और ज्यादा उस पर वेल्डिंग करते जाते हैं तो ओवर होते जाएगा, ठीक है ना। बाकी ठेठ भाषा में तो ओवरलैप हो गया, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि फिलर धातु जब अधिकतम मात्रा में पिघल कर बेस धातु के सतह पर बिना उसे फ्यूज हुए जम जाती है, जो बेस सतह से ऊपर उठ जाती है, मतलब मान लेते हैं यह प्लेट है, इसके अंदर आप यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं और ओवर अब ज्यादा वेल्डिंग कीजिएगा तो बेस सतह से जब ऊपर उठ जाती है ना, ठीक है, तो उसी को हम लोग ओवरलैप कहते हैं, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि इसका कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण इसका ये है कि वेल्डिंग गति को कम होना। जब वेल्डिंग गति कम कीजिएगा, वेल्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा तो वहां पर माल ज्यादा जमेगा और ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए रनिंग में थोड़ा सा रहना चाहिए, जो उसका मतलब
जो नियम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपको अंडरकट। अंडरकट का हिंदी होता है किनारा पिघलना, ठीक है ना। तो अंडरकट किससे होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान ली बिल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर अंडरकट हो गया, मतलब आगे जाकर के कट गया, चाहे जो भी कुछ हो गया, तो उसको हम लोग अंडरकट कहेंगे। मैं ठेठ भाषा में समझने के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि यह दोष जो है पूर्ण तरीके से बिल्डिंग करते समय बिल्ड मेटल या बेस मेटल पिघल कर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर देता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब मान लेते हैं कि इतना आपका क्षेत्रफल है और यहाँ पर बिल्डिंग करते करते यहाँ पर बिल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आपका प्लेट जो है, मेटल जो है कट गया और क्षेत्रफल इसका जो है कम हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल को जो है कम कर देता है, अर्थात किनारा जो है पिघलने लगता है, तो उसे हम अंडरकट कहते हैं। अर्थात जब किनारा पिघलने लगे तो हम उसको मतलब अंडरकट कहेंगे। अब सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है। क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका कारण है कि विद्युत धारा का अधिक होना। अगर ज्यादा विद्युत धारा कर दीजिएगा तो जाकर के यह सटाइएगा एकदम इलेक्ट्रोड को तरफ धड़धड़ाने लगेगा और धाए प्लेट को यह पिघला देगा, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड अधिक जो है मोटा होना, ठीक है, या बिल्डिंग गति की कम होना, ठीक है। बहुत सारे मतलब कारण है, लेकिन मुख्य कारण यह होता है कि विद्युत धारा अधिक हो जाएगा, बिल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है मोटा रहेगा या गति आपका कम रहेगा, तभी आपका पिघला किनारा जो है पिघल जाएगा, अर्थात अंडरकट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लैक ऑफ फ्यूजन या इसको हिंदी में भी कह सकते हैं दूसरे भाषा में बोले कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। लैक ऑफ फ्यूजन या इसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यह यहाँ पर बिल्डिंग आप कर रहे हैं, यह मान लेते हैं प्लेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्डिंग करते हैं और बीच में यहाँ पर खाली जगह, जैसे मान लिया बिल्डिंग हो गया, अब बीच में यहाँ पर आपका खाली जगह बच गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ठेठ भाषा में समझने के लिए इसको हम लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इसको इस भाषा में आप ठेठ भाषा में समझ गए कि यहाँ पर जो छूट जाता है ना बिल्डिंग करते समय, उसको हम ये बोलते हैं। लेकिन अगर लिखना है तो लिखिए कि जब बिल्डिंग धातु या मोल्टेन मेटल जोड़ के जड़ तक, यानी जोड़ के जड़ तक नहीं पहुंचती है और जोड़ के जड़ में रिक्त स्थान रह जाती है, यहाँ पर खाली स्थान रह जाती है, तो उसे हम पेनिट्रेशन की कमी या लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है, या इनकम्प्लीटेड पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम आईपी द्वारा हम लोग इसे क्या करते हैं, नाम से जानते हैं या सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो अब सवाल उठता है इसका कारण क्या है। तो बिल्ड पार्ट्स में ज्यादा गैप होना, जब बिल्ड पार्ट में जब ज्यादा गैप हो जाएगा तो यह लैक ऑफ फ्यूजन या इनकम्प्लीटेड पेनिट्रेशन का समस्या आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो वही बता रहा हूं जो पूछा जाता है, लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह बिल्डिंग दोस्त से जो आता है, मुख्य रूप से मैंने उसको एकदम छांट करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। छांटने में भी हमको बहुत सारा समय लगा है और आप लोग ना लिखें तो भी गलत बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग को कंफ्यूजन दूर करें या एकदम तैयार कर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग को बता दिए। एक और आता है जो आपसे अंडर फील, उसे हम कहते हैं, दिमाग पर आया अंडर फील, अंडर फील, ठीक है ना। ये भी एक दोष है, अंडर फील कैसे होता है। तो ये जो होता है, जैसे मान यहाँ पर बिल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि कैसे बना दें, जैसे कि तो गड़बड़ हो गया, जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा नीचे ही रह जाए, जैसे मान लेते हैं कि यह बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग किए हैं पूरा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा गाढ़ा टाइप का रह गया, यानी आपके सतह से थोड़ा नीचा जब रह जाता है ना, तो उससे हम लोग अंडर फील कहते हैं, ठीक है ना। यह ठेठ भाषा में हो गया, ठीक है। और लिखना है तो लिखिए कि बिल्डिंग करने के बाद जब बिल्ड किया हुआ बीड बेस मेटल से नीचे रह जाता है तो हम उसे अंडर फील कहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग करने के बाद जब हम बिल्ड करते हैं तो जो बेस मेटल जो होता है उस बेस से अगर नीचे रह जाता है तो हम उसे अंडर फील कहते हैं,
देखिए ये जितना मतलब कि मेन था मैंने वेल्डिंग दोष बता दिया है, इसलिए कि आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि वेल्डिंग दोष का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बाकी वेल्डिंग का बनाया जाकर देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग को हमने वेल्डिंग से बता दिया, ठीक है। बैगन के पीओएच क्या कह रहा है, बैगन के पीओएच के दौरान कौन सी वस्तु जो है बदल देनी चाहिए। तो ईएम पैड जो है, इलास्टोमेरिक पैड जो है, हर हाल में उसको बदलना चाहिए, ठीक है। ईएम पैड जो है, जो बी नंबर में देख रहे हैं, इलास्टोमेरिक पैड जो है क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक के अंदर होता है। जहाँ जैसे मान लेते हैं कि आप जर्किन वर्किंग जो लगता है तो ढका ढकर जैसे कि गोल गोल टाइप के पैड जो होता है, इस पर प्लास्टिक का हार्ड प्लास्टिक होता है, जो इसमें मतलब कि लड़ते उड़ते रहता है, ठीक है ना। तो ईएम पैड हर हाल में बदल देना चाहिए, ध्यान में रखिएगा ईएम पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करेगा, डंपिंग बल को नियंत्रण करने के लिए बोगी का मुख्य वस्तु कौन सा है, ठीक है। तो डंपिंग मतलब देखिए, बोगी को डंपिंग यानी झूलने या डोलने या ऊपर से जंपिंग जो करता है, उसको स्प्रिंग ही तो मतलब उसको नियंत्रित करता है, ज्यादा जर्किंग वर्किंग नहीं लगने देता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर जो है आपका स्प्रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। कैसनो बोगी 22 NLC बोगी में 25 टन एक्सल लोड में व्हील डिस्क का न्यूनतम सर्विस व्यास क्या होता है। तो व्हील डिस्क की बात किया हुआ है, ठीक है। व्हील का इसे डायमीटर अधिकतम तो आप जान रहे हैं कि 1000 mm होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्क की बात किया है, एक्सल लोड जो 25 टन वाला में, ठीक है। न्यूनतम सर्विस व्यास क्या होता है व्हील डिस्क का, तो यह 955 mm हो जाएगा, ठीक है। 1005 mm कम, 1000 mm तो होता ही है इसका व्यास, ठीक है। लेकिन यह जो है सर्विस व्यास पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा 955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि नए बोगी स्प्रिंग समूह के लिए किन रंगों का, देखिए कोचिंग स्टॉक में होता है YBG, येलो ब्लू ग्रीन, ठीक है। लेकिन यह जो है गुड्स के लिए यह दिया हुआ है ग्रीन, येलो और रेड होता है, ध्यान में रखेंगे। कोचिंग के लिए होता है YBG यानी येलो ब्लू ग्रीन, और गुड्स के लिए होता है ग्रीन येलो रेड। इसको याद ध्यान में रखेंगे, दोनों लिख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि वितरक बल में असंवेदनशील परीक्षण क्या होता है, ठीक है। वितरक बल्ब डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब में असंवेदनशील परीक्षण मतलब कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में यह बात कर रहा है, ठीक है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट, तो बी नंबर में आप देखिए, यदि 60 सेकेंड में बीपी का दबाव 3 kg/cm² दर से कम हो जाए तो हम डीबी को काम में नहीं करना चाहिए, बाकी डीबी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह भी ऑप्शन तो पूरा विस्तार में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि डीबी का या वितरक बाल्ब का असंवेदनशील मानी इनसेंसिटिविटी टेस्ट कितना होता है। तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे आपके आंसर में है, ये है 3 kg/cm² इन 60 सेकेंड। इस तरह ऑप्शन में रहता है 3 kg 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड, यानी 3.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड से इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डीबी काम नहीं करेगा। तो ये कौन सा हो गया, इनसेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। और सेंसिटिविटी टेस्ट कितना पर होता है, तो इसका ऑप्शन जो है आपके डी नंबर में दिया हुआ है। आप देखें यहाँ पर सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में अगर पूछता है तो ये बात होगा, ठीक है। ये सेंसिटिविटी टेस्ट का दिया हुआ है कि अगर 6 kg/cm² का प्रेशर इन 6 सेकेंड, ठीक है। वो था 60 सेकेंड, ये है 6 सेकेंड, ध्यान में रखेंगे। तो ये कौन चीज का है, ये जो है सेंसिटिविटी टेस्ट का है, और वो क्या चीज का था, इनसेंसिटिविटी टेस्ट का आंसर था। तो दोनों का इसमें आंसर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आप लिख लीजिए जो क्वेश्चन है उसमें केवल सेंसिटिविटी मिला दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। इनसेंसिटिविटी होगा तो जो आपका बी नंबर में आंसर था, ठीक है। तो दोनों आपके सामने हैं, आप लिख लीजिए, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 33 नंबर में देखिए, कह रहा है कि ब्रेक लगने के दौरान अधिकतम ब्रेक सिलेंडर का दबाव, ठीक है। तो ब्रेक लगने के समय जो है अधिकतम दबाव 3.8 kg होता है, ठीक है। और यही चीज ICF में भी होता है, BMBC वाला में भी, ठीक है। लेकिन LHB में जो है अधिकतम दबाव जो है आपको 3 kg होता है, ठीक है ना। 3 kg ध्यान में रखेंगे, 3 kg ±1। और इसमें जो है गुड्स एंड BMBC जो कह सकते हैं,
तो उसमें भी इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेक परीक्षण के दौरान बीपी और एपी प्रेशर गेज की गिरावट अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गुड्स या कोचिंग को इंडिकेट नहीं किया है कि यह क्वेश्चन गुड्स से है या मतलब कोचिंग से, लेकिन हम यह देखते आ रहे हैं ऊपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे गुड्स से क्वेश्चन है, अर्थात वैगन से क्वेश्चन है, तो वैगन के आधार पर मारेंगे। 0.25 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट, यानी 60 सेकेंड। ठीक है, कहीं कहीं मिनट की जगह पर 60 सेकेंड लिख देता है। ठीक है ना, तो ये है गुड्स के लिए। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर कोचिंग स्टॉक के लिए रहता, कोचिंग स्टॉक के लिए तो यह 5 यहाँ जो है हट जाता, 0.2 kg रहता, 2 kg 0.2 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, कोचिंग के लिए 5 नहीं रहेगा, ध्यान में रखेंगे इस बात को। ठीक है, जब कोचिंग गुड्स को साथे साथ जब लिख लेंगे ना तो आपका कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि आप ध्यान में रहेगा कि नहीं हम तो 0.2 kg पढ़े हैं, 2.5 कहाँ से आ गया, और 2 जब कोचिंग वाला कहीं ऑप्शन में 0.2 रहे और आप याद रखिए कि नहीं हम 0.525 याद किए हैं ना, तो इसलिए दोनों एक साथ लिखिएगा तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो कोचिंग के लिए 0.2 kg होता है और गुड्स में 0.25 होता है। ठीक है, और ये मिनट के जगह पर 60 सेकेंड भी कहीं लिख देता है, इसलिए या करके आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है कि बैगन पर एपीएम, बैगन पर जो है एपीएम का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, एपीएम का उपयोग जो है क्यों किया जाता है, तो आप बी में देखिए लिखा है 2 स्टेज लोडेड ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, तो पहले एपीएम का फुल फॉर्म आप जानिए, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन। ठीक है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं विस्तार रूप में अगर होगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस तरह याद रखिए शॉर्टकट में, तीसरी भी आप पकड़ लीजिएगा ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन। ठीक है, शॉर्टकट में अगर पूरा तरह से हम लिखवा दें तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, इसका पूरी तरह पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो है 2 स्टेज लोडेड ब्रेकिंग के लिए एपीएम का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एपीएम का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी फुल फॉर्म आता है मैं याद दिला देता हूं कि अपने नोटबुक के जो कॉपी बनाए हैं नोट्स, उसके फर्स्ट या लास्ट पेज में जितने भी आपको फुल फॉर्म मिलता जाता है उसको लिखते जाइए, क्योंकि जो जो आता है वो आपके हमेशा नोटबुक में रहेगा। इसी तो फुल फॉर्म बहुत सारा है, कितना याद कीजिएगा, लेकिन जो पूछा जाता है वो आपको सामने रहेगा और याद हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर में कह रहा है कि बैगन रख रखाव में एपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है एंटी प्रिविलेज डिवाइस। ठीक है, ये आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है कि बैगन में किस ड्राफ्ट गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बैगन में तो जितना भी ऑप्शन इसमें दिया है उस सभी ड्राफ्ट गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रुक जाइएगा, देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है F325G। ठीक है, और यहाँ पर है MK50 RF361। ठीक है, तो यह जो है कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये जो है इस सभी तीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये तो बैगन में तो उपयोग किया ही जाता है, लेकिन इससे जो मुख्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पूछा क्या जाता है कि उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा है, ये दोनों में पूछा जाता है कि उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा है। ठीक है, तो 50 वाले का हम लिख दे, इसकी क्षमता 50 वाला का जो है 5385 होता है, 5385। ठीक है, KGM यहाँ पर लिख दीजिए KGM। और RF361 का जो होता है इसका क्षमता जो है 5725 KGM। ठीक है, होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है RF361 का। तो कहने का हमको तात्पर्य ये है कि ये दोनों ऑप्शन जब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा है, तो अगर दोनों ऑप्शन साथ में रहे तो आप 300 RF361 मारिएगा। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक रहता है तो प्रथम स्थान जो है RF361 का है, उसके बाद में MK350 का है दूसरा स्थान पर। तो अगर ये नहीं रहता है तो आप MK50 मारिएगा।
ठीक है ना। आई क्षमता जो हम लिखवाए हैं लिख लीजिएगा, याद भी रखिएगा, कहीं कहीं क्षमता भी पूछ देता है कि RF 361 की क्षमता कितना होता है या MK 50 का क्षमता कितना होता है। ठीक है ना। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो इसको मारिएगा, अगर ये नहीं रहे तो इसको मारिएगा। ठीक है, चलिए इसके कंफर्म हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बताया है। चलिए, कह रहा है कि BOBSN बैगन में सामग्री के निर्वाह कैसे किया जाता है, यह क्वेश्चन आपके सामने रखा। 38 नंबर। तो 38 नंबर में जो है ये क्या कर रहा है, पसर्व निर्वाह यानी साइड डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि बॉक्सन बैगन में किस प्रकार के ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्सन बैगन में किस प्रकार के ट्रॉली का उपयोग किया जाता है, तो आप सी नंबर में यहाँ पर देखिए LWLH 25 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैस्नोव का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। ठीक है, तो आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कह रहा कि वैगन का पीओएच दे हो, तो मतलब पीओएच जो है कब दे हो जाता है, कब हो जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि वापसी स्थिति में माह के अंतिम तिथि अंकित है। देखिए वापसी स्थिति, देखिए आप जो भी बैगन रहता है ना उसके बॉडी पर लिखा रहता है वापसी। ठीक है ना, वापसी लिखा रहता है कि इस सन में वापस होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि उस माह के अंतिम तिथि अंकित है, मतलब अंतिम तिथि तक वह जो है दे हो जाता है, मतलब वहां तक चलेगा। समझ गए ना। चलिए 41 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि किस तकनीक पंफलेट में SWTR का फुल फॉर्म लिखिए, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। ठीक है, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, और एक होता है SCTR। ठीक है, तो होता है सिंगल कार टेस्ट रिंग, तो ये होता है कोचिंग स्टॉक के लिए सिंगल कार टेस्ट रिंग। ठीक है, कोचिंग के लिए है, और यह SWTR है जो वैगन के लिए है। ठीक है, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, ये है सिंगल कार टेस्ट रिंग। ठीक है ना, तो दोनों फुल फॉर्म साथ में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि किस तकनीक पंफलेट में SWTR परीक्षण प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, इसको मिटाइए। ठीक है, तो ये है आपका G97 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो इसमें जो है ISO वाला पूछा है, इसका एक बार क्वेश्चन आया था तो मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया था। किस वीडियो में था, शायद टेस्ट सीरीज 34 है, वह 32 या 31 या 32 जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें मैंने डिटेल रूप से बताया है। ठीक है, ISO जितना भी था उसके बारे में। ठीक है, और जो भाई PDF लिए हैं, ठीक है, वो देखेंगे, उस PDF के ऊपर मैंने लिखा है WFINAL, W फाइनल PDF नहीं, अर्थात वर्कशॉप फाइनल PDF जब देखेंगे उसमें जितना भी यह दिया हुआ है टोटल उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज दिया हुआ है जो जल्दी आपको नहीं मिलता है। ठीक है ना, W फाइनल PDF देखिएगा, अर्थात वर्कशॉप फाइनल PDF, जो भाई PDF लिए हैं। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर से मैं लिखा देता हूं। ठीक है, मेरी आवाज को सुनकर लिखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है जितना मैं वीडियो बनाता हूँ 50 क्वेश्चन पढ़ाने में 100 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा, सवा घंटा सब लग जाता है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि छोटा से छोटा बनाए, लेकिन हो ही जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लिखिए, लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। वीडियो को धीरा करके आप लोग लिख लीजिएगा कि ISO 14001 किससे संबंधित है, तो यह लिखिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, अर्थात पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और एक आता है ISO 45000 किससे संबंधित है, तो इसे लिखिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम के नियंत्रण से संबंधित है। व्यावसायिक स्वास्थ्य मतलब जिससे जहां पर आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उससे संबंधित जो आपको मतलब सुरक्षा जोखिम जो है उसको नियंत्रित से संबंधित है। ठीक है, अर्थात व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम को नियंत्रण से संबंधित है। कौन? 45001 यानी 45001।
ठीक है। उसके बाद में आता है 50,001 किससे संबंधित है, तो ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। 27,001 किससे संबंधित है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। 22,000 किससे संबंधित है, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ISO, सब में ISO लगा हुआ है। ISO 31,000 किससे संबंधित है, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे, वीडियो को मतलब रोक करके थोड़ा, और जो भाई PDF लिए हैं डब्लू फाइनल PDF में आप जा करके देखेंगे, पूरा यह लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए और अपना नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तो हर हाल में तैयार करना है। 43 में क्या कर रहा है कि स्टोर टर्म में PO का अर्थ क्या है। ठीक है, PO का अर्थ यह पूछ रहा है, तो होता है परचेज ऑर्डर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है परचेज ऑर्डर, जो B नंबर में आप देख रहे हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर मतलब इसका हिंदी हो जाएगा खरीद आदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि M16 बोल्ट में 16 का क्या मतलब है। ठीक है, तो 16 का मतलब है, जैसे मान लेते हैं बोल्ट में जो नट जो होता है उसकी दाया, ठीक है ना, बोल्ट का जो दाया जो होता है ना, उसका मतलब 16 mm उसका दाया होगा, समझ गए ना, 16 mm दाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि BOBRN वैगन की ROH कितना दिन पर, तो यह ROH जो है 24 महीना पर होता है। फिर मैं याद दिलाऊंगा कि वैगन डायमेंशन वाला जो वीडियो मैंने भेजा है उसको देख लेंगे, वीडियो नहीं PDF, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट लोडिंग को सहने के लिए किस वैगन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, पॉइंट लोडिंग के लिए कौन सा मतलब वैगन का डिजाइन किया था, ये है बोस्ट। ठीक है ना, इसको बोस्ट को जो है डिजाइन किया गया है पॉइंट लोडिंग को सहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्सेन EL वैगन का अधिकतम एक्सल लोड कितना होता है। देखिए यहाँ पर EL है, ठीक है ना, बॉक्सेन EL है। ठीक है, EL वैगन का जो है लोड कितना होता है, तो 25 टन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब रटने वाला डायमेंशन वाला है, एकदम रट जाइएगा, समझे कि नहीं समझे। कह रहा है 25 वर्ष या उससे कम, देखिए 25 वर्ष का हो या उससे कम उम्र का, आगे देखिए दुर्घटना, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जो वैगन, पहले पढ़ लीजिए, वैगन को कंडम करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है। कहने का मतलब है जो वैगन 25 वर्ष का हो गया है या उससे कम उम्र में अगर कहीं दुर्घटना हो गया है जिसके कारण वो वैगन क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उस स्थिति में वैगन को कंडम करने के लिए अधिकारी जो है सक्षम पदाधिकारी कौन है, मैं उसको मतलब कौन कंडम कर सकता है, तो यह रेलवे बोर्ड उसको कंडम कर सकता है। ठीक है, या करेगा। ठीक है, 25 वर्ष का हो गया हो या वैगन, या कम उम्र में ही अगर दुर्घटना हो गया हो, तो उस स्थिति में उस वैगन को जो है रेलवे बोर्ड जो है उसको कंडम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और प्लाज्मा कटिंग निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा गैस का, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा कटिंग में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वैगन नंबरिंग सिस्टम में तीसरा और चौथा अंक जो है इंडिकेट करता है। देखिए ये जब भी क्वेश्चन आता है फिर मैं इसके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, टोटल 11 अंक का होता है और 11 अंक में जो है कहने का मतलब कोई भी अंक को पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं सारे जब भी आता है क्वेश्चन तो टोटल अंक के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो वैगन के नंबरिंग में जो है कुल 11 अंक होते हैं। ठीक है, तो उस 11 अंक में जो है पहला और मतलब पहला 2 अंक जो है, पहला 2 अंक जो है क्या मतलब दर्शाता है, क्वेश्चन आता है पहले 2 अंक क्या दर्शाता है, पिछले टेस्ट में आया था। ठीक है, तो वैगन के टाइप को इंडिकेट करता है। ठीक है, और तीसरा और चौथा जो आपके क्वेश्चन में है, तीसरा और चौथा जो है कौन सा क्या इंडिकेट करता है, तो यह किस रेल का रेलवे का वैगन है, मतलब कहाँ का यह वैगन है, यह इंडिकेट करता है। देखते हैं वैगन पर लिखा रहता है ER CR NR
या बहुत कुछ लिखा रहता है WCR, उससे सूचित होता है कि यह बैगन वहाँ का है, ठीक है ना। तो तीसरा और चौथा जो है कहाँ का यह बैगन है वह इंडिकेट करता है, ठीक है। और पांचवी और छठी जो डिजिट होता है, पांचवा छठा जो डिजिट होता है, मैन्युफैक्चर ईयर को दर्शाता है। चौथा नहीं, पांचवी और छठी जो मतलब कि डिजिट जो होता है वह किसको दर्शाता है, कि यह दर्शाता है कि यह किस सन का बना हुआ है, किस ईयर का बना हुआ है, वह दर्शाता है, ठीक है। और 7वें 8वें 9वें 10वें, ठीक है, ये जो है यह बैगन के सीरियल को दर्शाता है। 7वें 8वें 9वें और 10वें जो अंक होता है वो बैगन के सीरियल नंबर को दर्शाता है, ठीक है। लास्ट में जो 11वां अंक जो होता है वह चेक डिजिट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है। तो वीडियो को रोक रोक करके इसको अभी हमने लिखाया उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया उस हिसाब से तीसरा और चौथा किसको इंगित करता है, जो यह बैगन कहाँ का है, किस रेलवे का है, यह आपको दर्शाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है मैं 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूं, जो कि आपका 50 हो गया, ठीक है। मैं अगले वीडियो में फिर मैं आगे बनाऊंगा पार्ट 2 में। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, या ये सीरीज में भाग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे LDC JEE WM की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।